वेस्टर्न देश ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया इन सिक्योरिटी थ्रेट के अगेंस्ट कुछ ना करे। जी जरूर। तो सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस नेटो रशिया को सराउंड कर रहा है। रीजन में यूएस, जापान और साउथ कोरिया के स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के काउंटर के रूप में। अब वेस्टर्न देशों का बस चले तो फॉर्मल ट्रीटीज तक को ना माने। ये तो फिर भी वर्बल प्रॉमिस था। बट फिर 2014 में वेस्ट के आशीर्वाद से यूक्रेन में यूरो मेड इन प्रोटेस्ट हुए कि कर्स्क में नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच क्लैश हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। रशियन पार्लियामेंट ने नॉर्थ कोरिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को रेटिफाई कर लिया है। रेटिफाई कर लिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस ट्रीटी को रशियन पार्लियामेंट ने फॉर्मली अप्रूव कर दिया है। अब रशिया इस ट्रीटी से ऑफिशियली कमिटेड है। यह ट्रीटी अब रशिया के लिए लीगली बाइंडिंग है। आपको याद होगा कि जून में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे। उनकी यह विजिट काफी चर्चा में रही थी। इस विजिट के दौरान रशिया और नॉर्थ कोरिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करते हुए एक डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया था। यह डिफेंस पैक्ट क्या कहता है? इस पैक्ट के अनुसार यदि इन दोनों में से किसी एक देश के ऊपर आर्म्ड अटैक होता है तो दूसरा देश उसे डिफेंड करने के लिए आएगा। मतलब अगर रशिया के ऊपर अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया रशिया के डिफेंस के लिए आगे आएगा, और यदि नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक होता है तो रशिया उसे डिफेंड करेगा। मिस्टर पुतिन की विजिट में यह डिफेंस पैक्ट अनाउंस हुआ था। फिर यह रशियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, इस पर डिस्कशन हुआ, बहस हुई और इसे रिव्यू किया गया। फिर डिटेल में एग्जामिन करने के बाद इस पर वोटिंग हुई और मेजॉरिटी मेंबर्स के द्वारा इसके फेवर में वोट किया गया। इस तरह से रशिया ने इस डिफेंस ट्रीटी को रेटिफाई किया। इस ट्रीटी का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया न केवल काफी टाइम से रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है, बल्कि अब तो उसने रशिया की मदद करने के लिए अपने ट्रूप्स तक भेज दिए हैं। इस डिफेंस ट्रीटी का एक आर्टिकल कहता है कि अगर दोनों में से किसी एक देश के ऊपर इन्वेजन होता है और युद्ध छिड़ जाता है तो दूसरा देश तुरंत मिलिट्री और अन्य तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब आपको पता होगा कि अगस्त में यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क रीजन को इन्वेड कर दिया था। अपनी टेरिटरी को लिबरेट करने के लिए कर्स्क में रशिया की काउंटर ऑफेंसिव जारी है। रशियन ट्रूप्स अपनी टेरिटरी को यूक्रेन से वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। इसी बीच अक्टूबर में नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद करने के लिए अपने ट्रूप्स भेज दिए थे। अमेरिका के अनुसार तो इस समय रशिया में 10,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स मौजूद हैं। ऐसी न्यूज लगातार सामने आ रही है कि कर्स्क में नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच क्लैश हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशियन फोर्सेस को न केवल नॉर्थ कोरियन वेपन्स ऑपरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, बल्कि रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर यूक्रेनियन ट्रूप्स से फाइट भी कर रहे हैं। क्लियरली रशियन प्रेसिडेंट की विजिट के बाद से नॉर्थ कोरिया और रशिया के टाइज और मजबूत हुए हैं। आने वाले टाइम में हमें दोनों देशों के बीच इकोनॉमी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मजे की बात है कि दोनों देशों ने जो पैक्ट साइन किया है उसमें म्यूचुअल सिक्योरिटी गारंटी के साथ साथ लेबर मोबिलिटी का भी मेंशन है। ये वेपन्स के साथ साथ ट्रूप्स सेंड करने को और लेबर सेंड करने को भी फॉर्मलाइज करता है। रशिया और नॉर्थ कोरिया इस बात को अब तक डिनाई करते आए हैं कि रशिया नॉर्थ कोरिया से एम्यूनिशन ले रहा है और नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स और लेबर्स रशिया में मौजूद हैं। तो यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इन चीजों को फॉर्मलाइज क्यों किया गया? क्लियरली इस समय रशिया को नॉर्थ कोरियन एम्यूनिशन, ट्रूप्स और लेबर्स की जरूरत है। ऐसे ही इन चीजों को ट्रीटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। आप समझ रहे हैं ना? 24 साल में ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की नॉर्थ कोरिया में पहली स्टेट विजिट थी। कोई कारण है जो इस समय इतने सालों बाद मिस्टर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। रशिया की फॉरेन पॉलिसी तेजी से इवॉल्व हो रही है। यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से रशिया नई कंडीशन से अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपनी ग्लोबल पोजीशन और अलायंसेस को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण आइसोलेशन झेल रहे रशिया ने चाइना और इंडिया जैसे नॉन वेस्टर्न देशों की तरफ अपना फोकस बढ़ाया और वेस्टर्न बॉयकॉट के बाद अपने एनर्जी सेक्टर को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। एशिया के अलावा रशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है।
डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज मजबूत कर रहा है। रशिया ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करके ग्लोबल साउथ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। कुछ एनालिस्ट के अनुसार ये सब रशिया का एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनाने का अटेम्प्ट है। और रशिया आखिर ऐसा क्यों ना करे? रशिया से ये वादा किया गया था कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन इस बात पर अमल नहीं किया गया। नेटो का एक्सपेंशन नहीं रुका। अर्ली 1990s में यूएस ने सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव से वादा किया था कि नेटो जर्मनी के बियॉन्ड 1 इंच भी एक्सपैंड नहीं करेगा। अब वेस्टर्न देशों का बस चले तो फॉर्मल ट्रीटीज तक को ना माने, ये तो फिर भी वर्बल प्रॉमिस था। तो जाहिर है नेटो एक्सपैंड करता गया और रशिया के डोर स्टेप्स तक पहुंच गया। मजेदार बात तो यह है कि इतना सब के बाद वेस्टर्न देश ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया इन सिक्योरिटी थ्रेट के अगेंस्ट कुछ ना करे, चुपचाप नेटो को एक्सपैंड होता दिखता रहे। जी जरूर, अपनी प्रॉमिसेस नहीं निभाएंगे, लेकिन दूसरों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जरूर रखेंगे। अननेसेसरली रशिया को प्रोवोक करते जाएंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो रशिया रिस्पॉन्ड करेगा ना। और वही हुआ। रशिया को 2022 में यूक्रेन को इन्वेड करने का रीजन मिल गया। जब तक यूक्रेन में प्रो रशिया लीडर था, तब तक रशिया ने कुछ नहीं किया था। बट फिर 2014 में वेस्ट के आशीर्वाद से यूक्रेन में यूरो मेडन प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद प्रो रशियन लीडर विक्टर यानुकोविच को हटना पड़ा। इसके बाद इनकी जगह ली प्रो वेस्टर्न लीडर पेट्रो पोरोशेंको ने। पोरोशेंको यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे। यूक्रेन का पॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा था और रशिया की तरफ हॉस्टिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो इसको देखते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ गेन करने के लिए क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। यहां से रशिया और वेस्ट के रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेन्ड हो गए। पोरोशेंको के बाद एक और प्रो वेस्टर्न लीडर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की कमान संभाली। इनकी 5 साल की टर्म मई 2024 में खत्म हो चुकी है, बट ये अभी भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। वॉर के कारण देश में मार्शल लॉ लगाया गया है और चुनाव नहीं हो सकते। तो जब तक वॉर चलेगा, ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। तो सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस नेटो रशिया को सराउंड कर रहा है, रशिया की बॉर्डर्स तक पहुंच गया है, पड़ोस में प्रो वेस्टर्न लीडर है। तो नेटो इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए रशिया ईस्टर्न यूक्रेन और क्रीमिया में बफर जोन क्रिएट करना चाह रहा है। साथ ही यूक्रेन वॉर के बीच रशिया अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल को अपग्रेड कर रहा है, अपनी रेडीनेस दिखाने के लिए न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। रिसेंटली रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपग्रेड करके और ज्यादा अग्रेसिव बना लिया है। फिर अभी नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस ट्रीटी को रेटिफाई कर लिया है। आइडिया ये है कि दोनों न्यूक्लियर देश अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इतना मजबूत करेंगे कि वॉर को प्रिवेंट कर लें। ऐसा डिटरेंस क्रिएट करें कि कोई भी देश इन दोनों से युद्ध करना ही ना चाहे। बट फिर भी यदि दोनों में से किसी एक पे हमला हो जाता है तो दूसरा उसे बचाएगा। मतलब म्यूचुअल सिक्योरिटी की गारंटी है। हम बात कर ही चुके हैं कि सिक्योरिटी गारंटी के अलावा इस ट्रीटी के तहत रशिया और नॉर्थ कोरिया साइंस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे एरियाज में भी कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ अपने टाइज को मजबूत करके रशिया वेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहा है। नए अलायंसेस बिल्ड करके आइसोलेशन से बाहर निकल रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने का रास्ता निकाल रहा है। रीजन में यूएस, जापान और साउथ कोरिया के स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के काउंटर के रूप में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ट्रायंगल को खड़ा कर रहा है। बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से रशिया की फॉरेन पॉलिसी में एशिया पैसिफिक की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अपने फार ईस्टर्न रीजन्स की नॉर्थ कोरिया के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, मिस्टर पुतिन का वियतनाम विजिट करके टाइज अपग्रेड करना और एससीओ के जरिए एशिया की ग्रोइंग इकोनॉमीज के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो वेस्ट के प्रेशर के चलते रशिया ईस्ट की ओर रुख कर रहा है। एशिया पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा है। फिर ब्रिक्स जैसे फोरम्स के जरिए रशिया एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर रहा है और भारत और चाइना जैसे प्रोमिनेंट देशों का सपोर्ट प्राप्त कर रहा है। रशिया के रीसेंट मूव से पता चलता है कि वो अपनी प्रेजेंट नीड्स के साथ साथ अपने फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।